हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और मे 22 अटेम्प्ट की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। लास्ट 2 वीडियोस मैंने जो रिकॉर्ड की आपके लिए कंपनी लो की, तो इट्स वेरी हेल्पफुल और बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आए हैं कल की वीडियो देखने के बाद भी। तो अगेन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कल हमने डायरेक्टर बीच में छोड़ा था वो पूरा करेंगे आज। तो हमने कल मिसलेनियस टॉपिक किया था बच्चे और डायरेक्टर किया था। सबसे पहले मैं आपको क्विक रिकैप दे देती हूँ, फिर हम एट द एंड जब कंपनी लो हमारा ओवर हो जाएगा तो मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दूंगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा कंपनी लो कहाँ तक है। ठीक है। और एट लास्ट मैं आपको बिल्कुल एंड में वाइंडिंग अप करवाऊंगी जब हमारा पूरा लो ही खत्म हो जाएगा। तो हम चलते हैं। पहले कल हमने डायरेक्टर शुरू किया था बच्चे 149 से। 149 से हमने 172 तक किया था। तो हमारा 149 सेक्शन किसका था? मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर्स एंड द वुमेन डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंने पेंडिंग रखा था आपका कि भाई हम लास्ट में करेंगे, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। 150 डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो ये भी हमारा पेंडिंग है सेक्शन। 151 था हमारा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, और 152 अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। 152 का 6 रिटायर्ड बाय रोटेशन, जिसमें हमने कैलकुलेशंस की थी। 152 का 7 ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। फिर उसके बाद हमने किए थे 153 से 159 तक डिन के सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद डिन के कैंसिलेशन के रूल्स थे, पूछो DIR 3 KYC बताया था मैंने आपको कि 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ड्यू डेट होती है, तो तब तक हमें वो फाइल करना होता है। नेक्स्ट उसके बाद 160 अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, जिसमें हमने फॉर्मेलिटीज देखी थी। 161 का 1 2 3 4, 1 हमारा है एडिशनल डायरेक्टर, 2 ऑल्टरनेट डायरेक्टर, 3 नॉमिनी एंड द फोर्थ वन इज कैजुअल वैकेंसी। फिर उसके बाद 162 था हमारा वोटेड इंडिविजुअली। 163 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। 164 डिस्क्वालिफिकेशन का। 164 का 2 हमारा था कि ग्लोबल बैन, डिस्क्वालिफिकेशन ही थी डायरेक्टर की, पर 5 साल का ग्लोबल बैन था उसके अंदर। नेक्स्ट उसके बाद 165 हमारा था नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप का, जिसे हम कम कर सकते हैं आर्टिकल में। 166 हमारा ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। फिर हमने 3 सेक्शन कॉम्बिनेशन में किए थे, 167 8 एंड 9। 167 इज वैकेंसी, 168 रेजिग्नेशन, 169 रिमूवल। नेक्स्ट उसके बाद 170 71 72। 170 इज द रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, 171 इंस्पेक्शन, 172 जनरल पेनल्टी अंडर डायरेक्टरशिप। फिर उसके बाद नेक्स्ट अब हम करेंगे आज से 173 से, और डायरेक्टर को आज सम अप करेंगे। तो 173 हमारा है बोर्ड मीटिंग का। पहली बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो जानी चाहिए। सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग साल में 4 करेंगे, और एक बोर्ड मीटिंग के बीच का गैप 120 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा बच्चे, 120 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। पर लो ने 5 कंपनियां ऐसी बताई जिनके लिए बोला कि ईच हाफ कैलेंडर ईयर में वो बोर्ड मीटिंग करेंगे। कैलेंडर ईयर ध्यान रखना यहाँ पे, और ईच हाफ कैलेंडर ईयर का मतलब क्या है कि 6 मंथ्स में एक बार। फिर उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बोला कि इनके 2 मीटिंग के बीच का गैप 90 दिन से कम का नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 90 डेज। ऊपर क्या था 120 डेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, नीचे क्या हमारा 90 डेज से कम का नहीं होना चाहिए। तो अब ऐसी कौन सी 5 कंपनियां हैं? तो देखिए 5 कंपनियां ऐसी कौन सी है। पहली OPC स्मॉल डोरमेंट सेक्शन 8 प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है। तो ऐसी 5 कंपनियां इन्होंने प्रिस्क्राइब की कि OPC स्मॉल प्राइवेट स्टार्टअप है, प्राइवेट जिनका स्टार्टअप है, डोरमेंट। नेक्स्ट उसके बाद आता है बोर्ड मीटिंग का नोटिस एटलीस्ट 7 डेज पहले देना जरूरी है। एजेंडा लिखना नोटिस में मैंडेटरी नहीं होता, पर नोटिस देना जरूरी है। अगर आप शॉर्टर नोटिस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, पर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो बाद में उससे रेक्टिफाई करवा लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद ऐसे कौन से 5 मैटर्स हैं जिनके लिए फिजिकल कोरम होना जरूरी है। ध्यान रखिएगा बच्चे, कोरम फिजिकल प्रेजेंट होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सारे फिजिकली प्रेजेंट हो। अगर कोरम फिजिकली प्रेजेंट हो गया तो फिर बाद में और लोग ऑडियो वीडियो के थ्रू आ सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से 5 मैटर्स हैं? अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, फिर अप्रूवल ऑफ मर्जर टेक ओवर, एंड द लास्ट वन इज ऑडिट कमेटी की अप्रूवल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट, ये कोरोना में अमेंडमेंट आई थी तो अब रिमूव हो चुकी है हमारे लॉ से। 174 है हमारा कोरम का। कोरम कितना होना चाहिए? तो जनरल कोरम क्या है? 1/3 और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। तो 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और 2 विच एवर इज हायर। इसके बाद इन्होंने बोला सेक्शन 8 कंपनी का कोरम क्या है? 8 मेंबर्स और 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज लोअर। क्योंकि पहले से ही हाई कोरम है तो इसलिए यहाँ पे क्या विच एवर इज लोअर। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, प्राइवेट कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर सकता है मीटिंग में, अगर वो बता दे
कि मैं इंटरेस्टेड हूं आफ्टर डिस्क्लोजर। उसके बाद इन्होंने बोला कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर अगर किसी मीटिंग में 2/3 या उससे ज्यादा हो जाते हैं तो जितने रिमेनिंग रह गए और 2 विच एवर इज हायर इज द कोरम फॉर दैट मीटिंग, मतलब वो रेजोल्यूशन पास करने के लिए आपको जितने रिमेनिंग डायरेक्टर रह गए हैं और 2 विच एवर इज हायर इतने डायरेक्टर मीटिंग में बिठाने पड़ेंगे। मान लीजिए एक कंपनी में 15 डायरेक्टर हैं और 14 इंटरेस्टेड डायरेक्टर हैं उस रेजोल्यूशन के लिए, तो 1 डायरेक्टर और 2 विच एवर इज हायर 2, पर हमारे पास तो बचा ही एक डायरेक्टर है, तो सबसे पहले हमें एक डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, चाहे हम जनरल मीटिंग में करें चाहे हम फिर उसको एडिशनल डायरेक्टर की तरह लेके आए, फिर वो रेजोल्यूशन पास होगा, उससे पहले वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने कहा 174 कोरम का था। नेक्स्ट एक ये छोटा कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, वैसे हमारे स्टडी मैट में नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो है वो काउंट नहीं होते कोरम में। मैंने अभी आपको बताया कि मीटिंग में वो बैठ नहीं सकते तो वो कोरम में काउंट नहीं होंगे। बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन जो है, रेजोल्यूशन टू रेजोल्यूशन कोरम वैरी करता है, और जिस रेजोल्यूशन में कोरम प्रेजेंट नहीं है तो वो रेजोल्यूशन वॉइड माना जाएगा, पर थर्ड पार्टी को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगी अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये रूल ना हम आईपीसी में पढ़ते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये कहता है कि जरूरी नहीं कि कंपनी के बाहर वाले बंदे को कंपनी की हर चीज का पता हो, तो यहाँ पे वो थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे अगर ये है कि विदाउट कोरम अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो गया है तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को एक प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी को नहीं पता है कि विदाउट कोरम मेरा रेजोल्यूशन पास हुआ है, तो थर्ड पार्टी इज द अग्रीव्ड पार्टी फॉर दैट कोरम। फिर उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बोला कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अर्जेंट मीटिंग जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार कर सकते हैं, पर अर्जेंट मीटिंग होने के इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, अनफिनिश्ड बिजनेस। मान लीजिए 5 ग्राउंड्स डिस्कस करने थे मीटिंग में, अभी 4 ही डिस्कस हुए हैं, एक अभी रहता है, तो उसे कहेंगे अनफिनिश्ड बिजनेस, तो मीटिंग क्या अर्जेंट हो जाएगी। या फिर लैक ऑफ कोरम, कोरम ही नहीं आया मीटिंग का तो अर्जेंट हो जाएगी। या फिर कॉन्टिजेंसी, कोई क्लैमिटी होगी, कुछ ऐसा रीजन हो गया अनअवॉइडेबल जिसके कारण हमें मीटिंग अर्जेंट करनी पड़ गई। तो इसमें क्या है, इन्होंने बोला कि अगर कोरम की वजह से मीटिंग अर्जेंट हुई है तो सेम टाइम सेम डे सेम प्लेस इन नेक्स्ट वीक होगी, पर वो नेक्स्ट वीक में जो डे पड़ रहा है अगर वो नेशनल हॉलीडे है तो नेक्स्ट डे मीटिंग होगी, नेशनल हॉलीडे पे मीटिंग नहीं होगी। पर ध्यान रखिएगा बच्चे, अगर कोरम के अलावा कोई और रीजन है तो वहां पे नेशनल हॉलीडे को भी मीटिंग हो सकती है। फिर उसके बाद अगर पब्लिक हॉलीडे पे मीटिंग थी, बोर्ड मीटिंग पब्लिक हॉलीडे पे थी, तो अर्जेंट मीटिंग भी अगर पब्लिक हॉलीडे पे पड़ती है तो पब्लिक हॉलीडे पे वो मीटिंग नहीं होगी, नेक्स्ट डे होगी। पब्लिक हॉलीडे इज द संडे वगैरह ये होते हैं, नेशनल हॉलीडे जो हमारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती ये सब आता है वो आता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये मैंने आपको रूल्स बता ही दिए हैं। 175 है हमारा रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। ये क्या बोलता है कि कोई रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं विदाउट मीटिंग, मीटिंग कंडक्ट किए बिना कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं तो उसे बोलते हैं रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। मतलब कि हम बाय पोस्ट, बाय हैंड डिलीवरी, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन वोटिंग करवा लेंगे घर बैठे ही डायरेक्टर से और वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। पर ध्यान रखिएगा 1/3 ऑफ डायरेक्टर अगर ऑब्जेक्शन कर दे तो फिर मीटिंग करवानी कंपलसरी है, रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता, और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर अग्री होने चाहिए तभी रेजोल्यूशन पास होगा। और इस मीटिंग के बोर्ड ऑफ मिनट्स कब बनेंगे, नेक्स्ट मीटिंग में। जब भी नेक्स्ट मीटिंग कंडक्ट होगी तो बोर्ड ऑफ मिनट्स तब बनेंगे। सेक्शन 118 हमारा इंटर का सेक्शन है, ये क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस में आया हुआ है तो कभी भी न्यू सिलेबस में पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नेक्स्ट मीटिंग के इस मीटिंग जो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास हुआ है उसके बोर्ड मिनट नेक्स्ट मीटिंग में बनेंगे और उस मीटिंग का चेयरमैन साइन करेगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, चेयरमैन के पास एक स्पेसिफिक पावर होती है कि वो बोर्ड मिनट्स में से कोई मैटर रिमूव करवा सकता है अगर वो मैटर डेफामेटरी है कंपनी की रेपुटेशन को, पर वो मैटर इमैटेरियल भी होना चाहिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जो मीटिंग का चेयरमैन है उसके पास पावर होती है ये कि वो मैटर रिमूव करवा सकता है बोर्ड मिनट से। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 176, ये हम पहले भी कर चुके हैं एनसीएलटी वगैरह में कि अगर अपॉइंटमेंट इफेक्टिव है तो एक्शन स्टिल वैलिड माने जाएंगे अगर वो इलीगल नहीं है तो। 177 178 कमेटी कमेटी कमेटी, पूरे लॉ में सिर्फ 2 सेक्शन है कमेटी के, 177 178। 177 बात करता है ऑडिट कमेटी विजिल मैकेनिज्म की, 178 बात करता है एनआरसी एसआरसी की, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। तो 177 बात करता है हमारा ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी सबसे पहले लगती किस पे है, कौन सी कंपनी को ऑडिट कमेटी एस्टैब्लिश करना कंपलसरी है, तो कौन सी कंपनी है, लिस्टेड 10-150। तो लिस्टेड 10-150 क्या है बच्चे, यहाँ पे लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है,
और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी वो अपने टर्नओवर 10 करोड़ या 100 करोड़ या उससे मोर है, और लास्ट में बोरोइंग्स जो 50 करोड़ से अबव है। अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो पेड अप शेयर कैपिटल और जो टर्नओवर है उसमें इक्वल भी है, मतलब 10 और मोर, 100 और मोर, पर जो बोरोइंग्स हैं उसमें इक्वल नहीं है, विच इज एक्सीडिंग 50 करोड़। तो ये चीज ध्यान रखिएगा पेपर में कि 50 करोड़ से अबव है यहाँ पे बोरोइंग्स, 50 करोड़ इंक्लूड नहीं है। तो लिस्टेड 10-150, यही लिमिट सेम एनआरसी की है, यही लिमिट सेम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की है। तो हमारे पूरे कंपनी लॉ में सेम लिमिट लगती है 3 जगह, ऑडिट कमेटी में, एनआरसी में और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में। नेक्स्ट उसके बाद कंपोजिशन क्या होती है ऑडिट कमेटी की, 3 डायरेक्टर्स जिसमें से मेजोरिटी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ऑडिट कमेटी का काम क्या होता है, ऑडिटर को रेगुलेट करना, रिकमेंड करना, उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसीडर करना, तो ये सारा ऑडिट कमेटी का काम होता है। पर ऑडिट कमेटी का एक और काम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है एग्जाम पर्पज से, इस पे एमसीक्यू आया हुआ है, क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हर फाइनेंशियल ईयर में होती हैं। तो हर फाइनेंशियल ईयर में हम ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेंगे। तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि हर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले आप ऑडिट कमेटी से एक ऑमनिबस अप्रूवल ले लोगे। ऑमनिबस अप्रूवल क्या है, 1 करोड़ तक की ट्रांजैक्शन के लिए विद इन अ फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम रिलेटेड पार्टी आपको ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 1 करोड़ के अंदर अंदर तक की ट्रांजैक्शन है और आपने ऑमनिबस अप्रूवल ले रखा है तो उस फाइनेंशियल ईयर में आपको ऑडिट कमेटी से पूछने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपने ऑमनिबस अप्रूवल नहीं लिया है तो आपको वो ट्रांजैक्शन रेक्टिफाई करवानी पड़ेगी विद इन 3 मंथ्स। तो 3 महीने के अंदर आपको वो रेक्टिफाई करवानी पड़ेगी ऑडिट कमेटी से, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है विजिल मैकेनिज्म। विजिल मैकेनिज्म क्या है, लिस्टेड कंपनी, किस पे लगता है विजिल मैकेनिज्म, लिस्टेड कंपनी पे जिसकी बोरोइंग 50 करोड़ से ऊपर है और जो कंपनी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। मान लीजिए कोई कंपनी ने 10 रुपए भी एक्सेप्ट कर रखे हैं पब्लिक से, तो उस पे भी ये विजिल मैकेनिज्म लग जाएगा। विजिल मैकेनिज्म है क्या बच्चे, आपने एक नाम सुना होगा विसल ब्लोअर, इंटर में। तो विसल ब्लोअर क्या है, हमने बिजनेस स्टडीज में भी सुना होता है। विसल ब्लोअर क्या होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का एक बंदा होता है जिसे हम खुफिया बंदा कह सकते हैं, जो लोअर लेवल पे रहता है और जो लोअर लेवल की सारी बातें टॉप लेवल तक पहुंचाता है कि लोअर लेवल टॉप लेवल के बारे में क्या सोच रहा है, क्या रूमर्स फैल रहे हैं, वो स्ट्राइक की तरफ तो नहीं सोच रहे, मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन जो भी कंपनी में चल रही है ऑन ऑपरेशनल लेवल वो सारी टॉप लेवल तक पहुंचाने का काम होता है। विजिल मैकेनिज्म मतलब विजिली दूर से मैकेनिजाइज करना कि भाई क्या चल रहा है कंपनी में, तो दैट इज विजिल मैकेनिज्म। नेक्स्ट उसके बाद आता है इसकी कंपोजिशन क्या, मिनिमम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आउट ऑफ विच मोर देन हाफ इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट उसके बाद 178 है हमारा एनआरसी एसआरसी का। एनआरसी की मैंने आपको लिमिट पहले ही बता दी, ऑडिट कमेटी जैसी ही है, कौन सी है ऑडिट कमेटी जैसी, लिस्टेड 10-150। फिर उसके बाद एनआरसी का एक जगह और काम आता है, हम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में पढ़ेंगे कि प्रोफेशनल कैपेसिटी में देने वाला रेम्यूनरेशन में एनआरसी का ओपिनियन लगता है। फिर उसके बाद एनआरसी में हमारी कंपोजिशन क्या है कि हाँ ये मिनिमम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आउट ऑफ विच हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो एनआरसी का मेनली काम यही होता है, नॉमिनेट करना, रेम्यूनरेशन डिसाइड करना ऑडिटर का, रिकमेंड करना, तो उसको हर तरह से रेगुलेट करना ऑडिटर को और ऑडिट डिपार्टमेंट को। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एसआरसी, शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। ये क्या है, ये उस कंपनी में रखने की जरूरत पड़ती है जहां पे 1000 से ऊपर शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर होते हैं, तो उस कंपनी में एसआरसी कमेटी बनानी जरूरी है। एसआरसी कमेटी का काम क्या होता है, शेयर होल्डर की ग्रीवेंसेस को रिजोल्व करना, शेयर होल्डर्स के जितने भी कंप्लेंट्स हैं उनको रिजोल्व करना। शेयर होल्डर्स के लिए कमेटी बनाई जाती है, स्टेक होल्डर्स के लिए। तो 1000 से ऊपर मेनली लिस्टेड कंपनी के तो होते ही होते हैं 1000 से ऊपर शेयर होल्डर्स, तो लिस्टेड कंपनी में तो ये कमेटी आपको मिलेगी। एक हम सैबी एलओडीआर में पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, आरएमसी। इस मतलब पूरे लॉ में सिर्फ ये 4 कमेटी है, पर हमारे उसमें सैबी एलओडीआर में हम आरएमसी और पढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद बच्चे नॉन एप्लीकेबिलिटी, ऑडिट कमेटी, एनआरसी और इवन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहाँ पे नहीं लगता, तो 4 जगह नहीं लगता, जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी, डोरमेंट कंपनी, और या फिर जो कंपनी कॉन्टिन्यूसली इस एप्लीकेबिलिटी में 3 साल तक नहीं है, जैसे हम उसमें करते हैं सीएसआर में, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कि वो कमेटी सीएसआर कमेटी जो बनती है वो 3 साल के लिए रहती है कंपनी में, कि चाहे आप एप्लीकेबिलिटी में आ रहे हो चाहे नहीं आ रहे, आपको 3 साल मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। पर 3 साल तक कॉन्टिन्यूसली आप नॉन एप्लीकेबिलिटी में फॉल कर रहे हो तो 4th ईयर से आपको वो कमेटी रखने की जरूरत नहीं है। तो सेम कंसेप्ट ऑडिट कमेटी और एनआरसी और इंडिपेंडेंट में भी है कि अगर 3 साल तक आप नॉन एप्लीकेबिलिटी में फॉल कर रहे हो
तो आपको फिर वो रखने की जरूरत नहीं है फ्रॉम द 4th ईयर। तो ये था हमारा सेक्शन 178। नेक्स्ट उसके बाद 179 से हमारे सेक्शन शुरू होते हैं। 179 से बच्चे 195 तक मैं आपको बंचेस में कराऊंगी सेक्शन। बंचेस में कहने का मतलब है कि एक ग्रुप है सेक्शन का, आपको पता लग जाएगा वो ग्रुप क्यों क्रिएट किया हुआ है, वो सेक्शन आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं। तो आपको उसी तरह से वो सेक्शंस याद रखने हैं ताकि पेपर में आप 2 सेक्शन ट्रिगर कर सको इन अ सिंगल केस स्टडी। मेन टास्क यही होता है पेपर में कि 2 सेक्शन या 3 सेक्शन एक साथ लग रहे हैं किसी केस स्टडी में, तो हमें देखना है कि कौन से सेक्शन साथ में लग रहे हैं, कौन से सेक्शंस को हम प्रोविजन में लिखेंगे रीड विद करके। तो लॉ का पेपर इसीलिए टफ बनता जा रहा है क्योंकि हम केस स्टडीज में एक पर्टिकुलर सेक्शन तो देख लेते हैं पर उसमें शायद कोई और सेक्शन भी हिट हो रहा होता है, तो हमें वो भी देखना होता है। और मेनली लॉ में मेन टास्क ये भी होता है कि 2 सेक्शन अगर सेम बात कर रहे हैं तो लॉ में वो 2 सेक्शन हैं क्यों, हमें उसका डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं सेक्शन 179 से। तो हम शुरू करते हैं सेक्शन 179 से। तो 179, 180, 186, 187 ये 4 सेक्शन मैं आपको इकट्ठा करवाने वाली हूँ। पहला सेक्शन 179, ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है फॉर द फाइनल एग्जाम्स। 179 क्या है? पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्या पावर है? मतलब ये सेक्शन ये कहता है कि जो कंपनी लॉ 2013 है हमारा कंपनीज एक्ट, वो बोर्ड को पावर देता है कि आप ये पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं BR पास करके, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके आप ये पावर्स यूज कर सकते हैं। अब ऐसी कौन सी पावर्स है? पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन करना है, रिमूवल ऑफ KMP करना है, CS अपॉइंट करने, इंटरनल ऑडिटर, अनपेड कॉल्स, बायबैक, इशू सिक्योरिटी, अप्रूवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोरो मनी, इन्वेस्ट मनी, लोन गारंटी ग्रांट करनी है, डाइवर्सिफाई करना है बिजनेस का, अमालगमेशन डीमर्ज करना है, टेक ओवर करना है, और ये सारी पावर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूज कर सकते हैं BR पास करके। एक बार पेपर में कुछ 1-2 अटेम्प्ट पहले स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आया था, ICAI ने फर्स्ट टाइम पूछा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर बता दो अंडर सेक्शन 179। तो फॉर द 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था और उन्होंने आगे ये पूछा कि ऐसी कौन सी पावर्स है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेलीगेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चे, 3 ही पावर है बिल की। बिल क्या है? BIL, जो मैं आपको बता रही थी कि बोरो मनी, इन्वेस्ट मनी, लोन और गारंटी ग्रांट करना। तो बिल की पावर बोर्ड डेलीगेट कर सकता है, किसको कर सकता है? MD को, मैनेजर को, कमेटी ऑफ डायरेक्टर को, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ब्रांच ऑफिस। तो इनको हम डेलीगेट कर सकते हैं बिल की पावर। फिर उसके बाद 179 ने बोल दिया कि BR पास करके आप ये पावर एक्सरसाइज कर सकते हो। तो कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता बोर्ड को, शेयर होल्डर्स वगैरह अपने आर्टिकल में लिख के या कोई रेजोल्यूशन पास करके कि ये पावर्स पे ये रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि कंपनी लोग खुद ये पावर दे रहा है बोर्ड को। पर ध्यान रखिएगा बच्चे, सेक्शन 180 जो हमारा है वो कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब एक अपोजिट सेक्शन आ गया 179 के, क्या? रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कहने का मतलब है कि सिर्फ BR से काम नहीं चलेगा, आपको SR भी पास करना पड़ेगा अगर ये पावर यूज करनी है तो BR के साथ साथ SR भी लगेगा। अब ऐसी कौन सी पावर है जिस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई? तो 4 पावर थी बच्चे। कौन कौन सी? वेव ऑफ लोन, ऑब्वियस सी चीज है, अगर हम ये पावर ना सिर्फ बोर्ड के हाथ में दे देते तो बोर्ड खुद के रिलेटिव्स को लोन देके फिर उसको वेव ऑफ कर देता, तो वेव ऑफ लोन। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी विच इज रिसीव्ड अंडर द मर्जर एंड अमालगमेशन स्कीम। मर्जर अमालगमेशन की स्कीम में कोई पैसा मिला है तो उसको इन्वेस्ट करना है तो SR पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद बोरोड मनी और प्रपोज्ड मनी एक्सीड कर जाए पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो हमारा जो बोरोड मनी और प्रपोज्ड मनी है वो एक्सीड कर रहा है किससे? पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि ऐसी कंपनी जिसको हम लीज, सेल, लीज, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, ऐसी अंडरटेकिंग, कौन सी अंडरटेकिंग? जिससे हमें 20% हमारी नेटवर्थ वैल्यू इनकम का टोटल कंपनी की नेटवर्थ वैल्यू इनकम से एक्सीड करती है। तो ऐसी अंडरटेकिंग को अगर हम सेल, लीज और डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो उस अंडरटेकिंग के लिए भी हमें SR की रिक्वायरमेंट है, BR से काम नहीं चलेगा। पर अब इसमें एक चीज देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया बिल की पावर डेलीगेट कर सकते हैं, बोरो मनी, इन्वेस्ट मनी, फिर उसके बाद ग्रांट, लोन एंड गारंटी। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि बोरो मनी, यहाँ पे अगर बोरो करना है मनी तो अगर बोरोइंग मनी और प्रपोज्ड बोरोइंग मनी एक्सीड कर जाता है पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम से तो उसकी SR की जरूरत पड़ती है। तो उस केस में पावर वो डेलीगेट भी नहीं हो सकती। कहने का मतलब क्या है कि हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन बनेगा। मतलब जो पावर्स आप अपने पास उस पर रिस्ट्रिक्शन है, मतलब आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल भी चाहिए, तो वो पावर्स फिर डेलीगेट भी नहीं हो सकती। ठीक है।
नेक्स्ट उसके बाद 186 मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन, लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। यहाँ पे क्या है, हम किसी को लोन दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर लोन दे रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि लोन अलाउड अप टू 2 years। इन्होंने बोला है कि 2 लेयर तक की इन्वेस्टमेंट ही अलाउ है, सॉरी 2 लेयर्स तक की इन्वेस्टमेंट अलाउ है, मतलब आप 3 लेयर तक नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि ए बी को देगा, बी सी को देगा, सी डी को देगा, डी ई को देगा, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि 2 लेयर्स तक की अलाउ है, मतलब कि आप अपना पैसा कितनी बार घुमा सकते हैं, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, बस उससे आगे नहीं। पर इसकी एक्सेप्शन है होली ओन्ड सब्सिडरी और फॉरेन कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, अगर आप लिमिट के अंदर हो, मतलब जो मैं अभी आपको लिमिट बताने वाली हूं उस लिमिट के अंदर हो और आपने वो लोन और इन्वेस्टमेंट करना है किसी कंपनी में, तो क्या लगेगा, यूबीआर, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन। पूरे कंपनी लॉ में सिर्फ 2 जगह यूबीआर है, एक 186 में और एक हम आगे मैनेजरियल रेम्युनरेशन में करेंगे 196 में, जहां पे अगर 2 कंपनी का एमडी बनना है तो यूबीआर लगता है इन द सेकंड कंपनी। तो यहाँ पे क्या है हमारा कि यूबीआर लगेगा अगर हम लिमिट के अंदर हैं तो, और साथ में बैंक पीएफआई का अप्रूवल लगेगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बोला अगर लिमिट के बाहर जाते हो तो यूबीआर तो लगेगा ही लगेगा, साथ में एसआर लगेगा और बैंक पीएफआई का अप्रूवल लगेगा, चाहे डिफॉल्ट है चाहे नहीं है। मतलब कहने का क्या है, लिमिट के आगे गए तो यूबीआर भी पास करो, एसआर भी पास करो, बैंक पीएफआई का अप्रूवल भी लो। पर अगर लिमिट के अंदर हो तो यूबीआर लगेगा और बैंक पीएफआई का अप्रूवल तब लगेगा जब इन केस ऑफ डिफॉल्ट। बैंक पीएफआई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनसे आपने लोन ले रखा है, तो लोन देने के लिए जिनसे लोन ले रखा है उनकी परमिशन की भी जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अब लिमिट क्या है, तो लिमिट क्या है 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम या 100% ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम विच एवर इज हायर। तो हायर देखेंगे अगर इस लिमिट के अंदर हैं और वो अभी बताया यूबीआर बैंक पीएफआई का अप्रूवल इन केस ऑफ डिफॉल्ट, लिमिट के बाहर हो यूबीआर एसआर और बैंक पीएफआई का अप्रूवल। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने बोला 187 में कि जो इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है वो अपने नाम पे होल्ड करेगी, पर इसकी 4 एक्सेप्शन है, या तो अपने बैंक को दे रखी है फॉर द कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, या फिर अपने बैंक को दे रखी है एज अ मॉर्गेज, या फिर अपने बैंक को दे रखी है ट्रांसफर करने के लिए किसी को, पर वो ट्रांसफर विद इन 6 मंथ हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। और या फिर आपने डिपॉजिटरी के नाम है और आप बेनिफिशियल ओनर है, जैसे एनएसडीएल के केस में इनमें डिपॉजिटरी के नाम होती हैं सिक्योरिटीज, हम बेनिफिशियल ओनर होते हैं। तो इन केसेस में आप इन्वेस्टमेंट दूसरों के नाम होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट आपके नाम ही होनी चाहिए। तो ये 4 सेक्शन थे मैंने एक साथ करवाए, 179, 180, 186, 187। 179 इज अ पावर, 180 रिस्ट्रिक्शन ऑन सच पावर, 186 लोन इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी, 187 इन्वेस्टमेंट होल्ड ऑन इट्स ऑन नेम, ठीक है। नेक्स्ट 180, 180, 182, 183 ये 3 सेक्शन है, चैरिटी चैरिटी चैरिटी। जैसे कमेटी के सेक्शन थे वैसे ही पूरे कंपनी लॉ में सिर्फ 3 ही सेक्शन है जो चैरिटी की बात करते हैं। तो 181, 182, 183 ऑल 3 सेक्शंस टॉक अबाउट चैरिटी। तो 181 सेक्शन है हमारा चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन का, और 182 है हमारा पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन का, और 183 डिफेंस फंड का, आर्मी को कंट्रीब्यूट करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन की। तो इन्होंने बोला कि सभी कंपनी पे लगता है, कितना कर सकते हैं, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर का 5%। अगर आप उससे ज्यादा करना चाहते हैं तो ओआर लगेगा, मतलब आप उससे ज्यादा कर सकते हैं पर आपका फिर ओआर लगेगा। पर कितना कर सकते हैं विदाउट ओआर, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, ध्यान रखना पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज करना है, देन उसके बाद 5%, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने बोला मोड ऑफ पेमेंट कोई भी हो सकता है, जिस मर्जी मोड में दो। 182 है हमारा पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन जितना मर्जी दो, पर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 2 कंपनियां नहीं दे सकती। कौन सी 2 कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनी और जिस कंपनी के अभी इनकॉर्पोरेशन हुए 3 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो ऐसी कंपनियां पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती। और यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट पे भी रिस्ट्रिक्शन है, मतलब आप कैश में नहीं कर सकते। ये हम टैक्स में भी पढ़ते हैं पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन कि हम कैश में नहीं कर सकते, तो अगेन यहाँ पे कंपनी लॉ भी यही कहता है कि आप कैश में नहीं कर सकते, तो आप चेक, इलेक्ट्रोल ट्रस्ट, ईसीएस इनके थ्रू कीजिए। डिफेंस फंड को जो मर्जी कंपनी दे, जितना मर्जी दे, आर्मी को जितना दो उतना ही अच्छा है, देश का भला होगा, तो जितना मर्जी दो कंट्रीब्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है, बीआरओआर लगेगा। और कोई भी मोड ऑफ पेमेंट हो, चाहे कैश में दो, ठीक है।
तो ये 3 सेक्शन थे हमारे चैरिटी के। नेक्स्ट एक ये ध्यान रखना बच्चे, ये तीनों सेक्शन नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एक्ट है, मतलब ये पूरे एक्ट को ओवरराइड करते हैं। मान लीजिए मैंने आर्टिकल में लिख दिया कि मैं पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन 1 लाख करूंगी, पर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर का 5% करके 2 लाख आता है, तो मैं 2 लाख कर सकती हूँ, मतलब आर्टिकल भी बाउंड नहीं करेगा वहां पे। मतलब ये सेक्शन पूरे एक्ट को ओवरराइड करते हैं ये तीनों सेक्शन। तो इन तीनों सेक्शन के ऊपर लॉ ने क्या लिखा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट उसके बाद 184, 185, 186 बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है इन तीनों सेक्शंस पे। टेस्ट सीरीज में भी मैंने इनबिल्ड किया था, काफी अच्छा है। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें 3 या 4 से ज्यादा सेक्शन पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिए हमें दोनों ही दिखाने हैं एग्जामिनर को, प्रेजेंटेशन भी, सेक्शन नंबर भी और कंसेप्चुअल नॉलेज भी। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है 184। ये 3 सेक्शन हम इकट्ठे करेंगे, 184, 188, 189। तो ये 3 सेक्शन क्यों इकट्ठे करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। 184 के इंटरेस्टेड डायरेक्टर, ये सेक्शन क्या कहता है, अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, मतलब कि उसका खुद का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है उस ट्रांजैक्शन में, तो वो डायरेक्टर अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करेगा। 184 का 1 कहता है जनरल डिस्क्लोजर, मतलब कि आपको हर फाइनेंशियल ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग में आपको बताना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ कहाँ है। फिर उसके बाद 184 का 2 कहता है स्पेसिफिक डिस्क्लोजर, ये कहता है कि हर बोर्ड मीटिंग में आपको बताना है आपका इंटरेस्ट, अगर आप किसी कंपनी में 2% से ज्यादा होल्ड करते हैं तो ये क्या कहता है 184 का 1 जनरल डिस्क्लोजर कि आपको पहली बोर्ड मीटिंग में बताना है हर फाइनेंशियल ईयर की। 184 का 2 कहता है कि 2% से ज्यादा अगर आप होल्ड करते हो तो आपको हर बोर्ड मीटिंग में बताना है। नेक्स्ट उसके बाद 184 के 2 की एक्सेप्शन है, कब नहीं बताना, ऑपरेशन बाय लॉ 2% से कम होल्ड करते हो, प्राइवेट कंपनी में, क्योंकि उस कंपनी में क्या है कि आप अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करके पार्टिसिपेट कर सकते हो, मैंने कोरम में बताया था ये आपको। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने बोला सेक्शन 8 कंपनी में, ध्यान रखिएगा बच्चे ये एमसीक्यू पर्पज से ध्यान रखने की जरूरत है। सेक्शन 8 कंपनी में अगर 1 लाख तक की ट्रांजेक्शन है तो वहां पे आप पे स्पेसिफिक डिस्क्लोजर नहीं लगता है। नेक्स्ट उसके बाद 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है, अमेंड हुआ था ये सेक्शन। 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या कहती है कि अगर आप लिमिट के अंदर हो तो बीआर लगेगा, लिमिट के बाहर हो तो ओआर लगेगा। पूरे कंपनी लॉ में ना लिमिट एक्सीड करने पे जनरली एसआर है, पर 3 ही जगह बच्चे ओआर है। कौन सी 3 जगह ओआर है बताओ। एक तो अभी मैंने बताया था आपको पॉलिटिकल उसमें अपने चैरिटी कंट्रीब्यूशन में ओआर लगेगा 5% से ऊपर देने पे। दूसरा हम केएमपी में करेंगे कि अगर उनकी जो अपॉइंटमेंट है एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर की वहां पे ओआर लगता है, और एक यहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की लिमिट एक्सीड होने पे भी ओआर ही लगता है। तो पूरे कंपनी लॉ में 3 जगह ये ओआर है अगर लिमिट एक्सीड होती है तो। नेक्स्ट उसके बाद अब ये क्या कहता है कि लिमिट, अब लिमिट क्या है, अगर लिमिट के अंदर हो तो बीआर लगेगा, लिमिट के बाहर हो तो ओआर लगेगा। तो लिमिट के अंदर है तो कौन कौन सी लिमिट है ये, अगर गुड्स लीजिंग और एजेंट का काम कर रहे हैं तो 10% ऑफ टर्नओवर। अगर हम प्रॉपर्टी का कोई काम कर रहे हैं, रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 10% ऑफ नेटवर्थ। और अगर अपॉइंटमेंट है रिलेटेड पार्टी की हमारी कंपनी में तो 2.5 लाख पर मंथ सैलरी। ये क्वेश्चन आया था पेपर में लास्ट अटेम्प्ट में, 2.5 लाख पर मंथ सैलरी पे। काफी बच्चों ने 196 हिट कर दिया, पर कुछ बच्चों ने सही सेक्शन हिट किया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रही है यहाँ पे। तो सेकंड ही क्वेश्चन था पेपर का लॉ का, बहुत रेयर बच्चों का सही था, बहुत ही रेयर का, और वो ही शायद पास हुए हैं। तो मेन टास्क होता है पेपर में कि हम कौन सा सेक्शन नंबर कोट करके आ रहे हैं और कौन सी केस स्टडी को किस सेक्शन के अंदर लिख के आ रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है अंडरराइटिंग। अगर अंडरराइटिंग की ट्रांजैक्शन है तो 1% ऑफ नेटवर्थ। तो अगर इस लिमिट के अंदर है तो बीआर, इस लिमिट से ऊपर जाओगे तो ओआर लगेगा। नेक्स्ट उसके बाद आर्म्स लेंथ प्राइस पे अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन है तो कोई ये सेक्शन ट्रिगर नहीं होगा। मान लीजिए कि मुकेश अंबानी आज जियो की सिम यूज करता है तो वो क्या बीआर पास करवाता फिरेगा? नहीं। अगर थर्ड पार्टी से जितना रिचार्ज का पैसा रिलायंस लेती है उतना ही अगर अंबानी भी पे कर देता है तो वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे होगी ट्रांजैक्शन। तो वहां पे आप क्या है कि बीआर ओआर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, अगर कस्टमर से जितना चार्ज करते हैं उतना हम भी पे कर देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद 189 क्या है हमारा,
रजिस्टर मेंटेन का। ये 3 सेक्शन इकट्ठे कराने का मेन पर्पस क्या था बच्चे, 184 और 188 का रजिस्टर मेंटेन होता है 189 में, इंटरेस्टेड डायरेक्टर और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का रजिस्टर मेंटेन होता है 189 में। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आपको, मैंने टेस्ट सीरीज में भी दिया था रुद्राक्ष का, जो इन्हीं तीनों सेक्शन को इनबिल्ड करके बना हुआ है। बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है वो, कभी आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें अलग से ये भी पूछा हुआ है कि अगर ये कंपनी प्राइवेट होती तो व्हाट विल बी योर आंसर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है वो रुद्राक्ष का, जरूर देखिएगा, पास्ट पेपर्स में आया हुआ है। रजिस्टर मेंटेन करेंगे 184 और 188 का। तो इन्होंने क्या बोला कि 184 188 की ट्रांजैक्शन का रजिस्टर मेंटेन होगा 189 में, पर इसकी 2 एक्सेप्शन बोली। कौन सी 2 एक्सेप्शन, एक तो इन्होंने बोला कि बैंकिंग के केस में फॉर द बिल ऑफ कलेक्शन वो ट्रांजैक्शंस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। दूसरा, अगर कोई ट्रांजैक्शन 5 लाख तक की है रिलेटेड पार्टी के साथ या इंटरेस्टेड डायरेक्टर के टाइम, अगर कोई ट्रांजैक्शन 5 लाख तक की है तो वो भी रजिस्टर में लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब वो मैंडेटरी नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं हमारे कुछ सेक्शन जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए। तो 190 सेक्शन क्या कहता है कि रजिस्टर मेंटेन होगा जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर के साथ। 191 कहता है कंपनसेशन, हम एक मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में आगे देखेंगे 202 में कंपनसेशन मिलता है एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर को। तो उनके अलावा जितने भी डायरेक्टर बच गए हैं कंपनी के उनको कंपनसेशन मिलता है 191 में। 191 में उनको कंपनसेशन मिलेगा, तो ये कंपनसेशन उनको ओआर पास करके मिलेगा एजीएम में, और अगर कोरम वगैरह कंप्लीट नहीं है तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। डायरेक्टर ने डिफॉल्ट कर रखा है या ड्यूज पे नहीं कर रखे गवर्नमेंट के, तब भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद 192 बार्टर ट्रांजैक्शन, ये सेक्शन आया था 247 के साथ मिक्स होके। 247 कल ही मैंने कराया था आपको मिसलेनियस में, रजिस्टर्ड वैल्यूर। रजिस्टर्ड वैल्यूर की जरूरत कब पड़ती है, जब बार्टर ट्रांजैक्शन होती है, चीज के बदले चीज। तो वहां पे हम चीजों की वैल्यू तो कराएंगे ना। जैसे मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी दी किसी को तो 5 करोड़ की थी, सामने वाले ने मुझे कोई चीज दी उस प्रॉपर्टी के बदले, शेयर्स दिए किसी कंपनी के, अब उसकी वैल्यू कितनी है, मेरी प्रॉपर्टी की कितनी है, वो कौन करेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूर। तो 192 इज द बार्टर ट्रांजैक्शन। ये क्या कहता है कि ओआर पास होगा, 247 की रिपोर्ट लगेगी। अगर गुड फेथ में काम किया है तो कंपनी के डायरेक्टर्स को पनिश किया जाएगा, थर्ड पार्टी को अगेन प्रोटेक्शन मिलेगी इसके अंदर। 193 ओपीसी, ओपीसी का सेक्शन क्या कहता है कि ओपीसी में एक ही डायरेक्टर रहता है तो बोर्ड मिनट्स उसी के बनेंगे और आरओसी को सबमिट हो जाएंगे। तो नॉर्मल सा सेक्शन है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट 185 इंपॉर्टेंट है, और एक हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रह गया है, वो करेंगे। तो अभी हमारे सिर्फ डायरेक्टर में 2 सेक्शन रह गए और हमारा कंपनी लॉ ओवर हो जाएगा। 185 और 149 और 150 सेक्शंस रहते हैं, 150 सेक्शन रहता है, तो फिर हमारा कंपनी लॉ इज ओवर। मतलब आपने 70 मार्क्स का 60 to 70 मार्क्स का लॉ कर लिया है आने वाली 3 क्लासेस में। फिर हम करेंगे सिक्योरिटी लॉ एंड इकोनॉमिक लॉ। नेक्स्ट 185 लोन टू डायरेक्टर, चलते हैं अब इसकी तरफ।